हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी हरारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज वापस मैं LLB सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 कंपनी लॉ के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा कि कंपनी क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसका विकास कैसे होता है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी में मुख्य कंपनियां कौन कौन सी है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी कौन सी है, उसके अंतर के साथ हमने पिछला इसका देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपनी का निर्माण। इतनी सारी जितनी हम कंपनियों के बारे में बात की है, कंपनी के विकास इतिहास के बारे में बात की है, हमने कंपनियों के बहुत सारे प्रकारों के बारे में बात की है। तो आज हम देखेंगे इन कंपनियों का निर्माण कैसे होता है। तो ये कंपनियाँ, कोई भी जो कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, कोई भी कंपनियों के निर्माण के लिए इसको 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। जिसका पहला चरण है इसमें कंपनियों का प्रवर्तन, क्योंकि कंपनियों का निर्माण व्यापार या उद्योग में पूंजी लगाकर लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक निगमित अथवा रजिस्टर्ड कंपनी का निर्माण 3 प्रमुख चरणों में से होकर गुजरता है। तो कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ कंपनी, सेकंड निगमन या रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, और तीसरा व्यापार प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये इसके 3 चरण हैं। पहले दूसरे चरण से, यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनी जब होती है, तभी किसी भी कंपनी का व्यापार या कारोबार प्रारंभ होता है। तो हम आज देखेंगे कंपनी का प्रवर्तन। फर्स्ट इसका देखेंगे। तो कंपनी का प्रमोशन, प्रवर्तन, जैसे किसके नाम से लगता है, प्रमोशन, प्रमोट करना है आपको कंपनी को कि हमारी कंपनी इस तरीके की है, हम इस तरह कंपनी बना रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी के प्रवर्तन के लिए, किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे प्रवर्तक, प्रमोटर। ये ऐसा व्यक्ति है जो उस प्रक्रिया को चालू करता है जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम उन्हें एक निगमित कंपनी का निर्माण करने योग्य बना देती है कि ये निगमित कंपनी है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी धारा 2 उपधारा 69 सेक्शन 2 सब 69 में प्रवर्तक के रूप में इसकी परिभाषा दे रखी है कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम विवरण पत्रिका यानी कि प्रॉस्पेक्टस में एज अ प्रवर्तक के रूप में दर्शाया गया हो, जो कंपनी के कारोबार पर प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण रखता हो, कंट्रोल रखता हो, जिसके परामर्श से, जिसकी सलाह से ही निर्देशक या अनुदेश के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम संचालित करता हो। यानी कि प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के शुरू करने से लेकर उसके कार्य रूप तक समस्त कंपनी का नियंत्रण इस व्यक्ति के हाथ में रहता है। तो फिर आगे हम देख रहे हैं कि प्रवर्तक के कार्य क्या हैं। तो प्रवर्तक के कार्यों के बारे में कहा गया कि कंपनी के निर्माण की वो योजना बनाता है, उसके लिए साधन इकट्ठे करता है, धनराशि आदि की व्यवस्था करता है। यदि किसी चालू कंपनी को खरीदा गया है तो उसके लिए योजना बनाता है, संपत्ति के विक्रेताओं के लिए सामाजिक ठहराव करता है, कम्युनिकेशन करता है, निदेशकों की नियुक्ति करता है, योग्य व्यक्तियों का यहाँ पे वो चयन करता है, कंपनी का नाम क्या होगा, कार्यस्थल, क्षेत्र, उद्देश्य, इसके बारे में निर्णय लेता है। कंपनी के लिए बैंकर, ऑडिटर, दलाल, अंकेशक या कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र, इन सब की व्यवस्था करता है। कंपनी की सीमा नियम, मेमोरेंडम एसोसिएशन तथा अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रूपरेखा तैयार करता है, क्योंकि कोई भी कंपनी सीमा नियम और अंतर नियमों के अनुरूप ही कार्य करती है। कंपनी का निगमन करवाकर रजिस्ट्रार से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। संपत्ति का निगमन करवाकर आगे कार्य करता है। कंपनी की विवरण पत्रिका तैयार करता है, यानी कि प्रॉस्पेक्टस तैयार करेगा। कंपनी के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेगा, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करेगा। तो ये व्यक्ति ऐसा है प्रमोटर जो व्यापार के लिए प्रारंभिक विचार या खोज करता है, विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करता है, आवश्यक सामग्री जुटाता है, और कंपनी को काम करने के लिए जो वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सारा कुछ लेखा जोखा यही व्यक्ति दिखता है, जिसका नाम है प्रमोटर। तो प्रमोटर के हाथ में अंतिम नियंत्रण शक्ति होती है। तो फिर यहाँ कह रहा है कि फिर इसकी लीगल पोजीशन क्या है, प्रमोटर की अपनी खुद की पोजीशन क्या हो, लीगल पोजीशन। तो प्रवर्तक का कंपनी से संबंध ना तो अभिकर्ता का है, ना तो वो एजेंट के रूप में कार्य करता है, ना ही वो स्वामी होता है, ना वो कंपनी का मेन स्वामी है वो, ना तो वो न्यासी होता है, ट्रस्टी भी नहीं है, और ना ही हितग्राही बेनिफिशियरी भी नहीं है। कंपनी का संबंध उसके साथ वैश्वासिक संबंध यानी कि फेडरल रिलेशनशिप का होता है, फेडरल रिलेशनशिप रखता है, वैश्वासिक संबंध रखता है कि वो कंपनी को कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। कंपनी की अंतिम नियंत्रण शक्ति उस व्यक्ति के हाथ में रहती है, वो कंपनी का सारा कुछ लेखा जोखा वगैरह ये सारा कुछ दिखता है। तो फिर
प्रवर्तक के अधिकार क्या हैं, राइट्स ऑफ प्रमोटर्स क्या हैं। तो प्रमोटर का अधिकार है, क्योंकि वो कंपनी का निर्माण कर रहा है, कंपनी पर अपना नियंत्रण रख रहा है, कार्य योजना तैयार कर रहा है, तो प्रारंभिक व्यय वसूल करने का अधिकार है उसका। अगर कंपनी बनने के पूर्व अगर किसी तरह की कोई राशि अगर पूंजी लगाई है तो वो वसूल करने का उसका अधिकार है। सहप्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार है। अगर प्रमोटर के साथ और भी कोई प्रमोटर थे जो काम कर रहे थे तो उनके साथ अनुपात में राशि को प्राप्त करेगा जो भी पूंजी लगाई है। पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रमोटर्स को काम करने के एवज में पारिश्रमिक दिया जाता है, तो उनका पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी अधिकार बनता है। तो जब उनके ये अधिकार हैं तो उनके दायित्व भी काफ़ी हैं। प्रवर्तकों के दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर रहा है, जो उस पर कंट्रोल रख रहा है, उनके दायित्व क्या है, लायबिलिटीज़ क्या हुई उनकी। तो सबसे पहले उनकी लायबिलिटी बनती है गुप्त लाभ प्रकट करने का, भुगतान करने का उनका दायित्व होता है, कि अगर कंपनी को निर्माण करने में, उसका नियंत्रण कारोबार करने में किसी तरह का गुप्त लाभ अगर बेनिफिट उनको मिला है जो प्रकट नहीं है तो उसको बताने का उसका दायित्व है। और भुगतान करने का भी दायित्व है, कि अगर अंदर से कंपनी की कार्य योजना में उनको जो बेनिफिट मिलने वाला था उससे अधिक या अच्छा बेनिफिट मिल गया है तो ऐसा प्रवर्तक उन बेनिफिट्स को बताने के लिए दायी होगा, उनको बताना होगा। फिर ये कहता है कंपनी निर्माण के पहले के लाभ को देने का दायित्व ना होना। निर्माण के पहले, अगर कंपनी के निर्माण के पहले अगर उसको किसी तरह का कोई लाभ है तो वो उसकी ये लायबिलिटी नहीं है कि वो उसको दे, क्योंकि कंपनी तो बाद में बनी, कंपनी का तो प्रवर्तक वो बाद में बना है। आगे कहता है विवरण पत्रिका में कपट के लिए दायित्व। जब कंपनी का निर्माण होता है तो इसमें प्रॉस्पेक्टस विवरण पत्रिका बनाई जाती है, जिससे कि कंपनी का सारा लेखा जोखा उसके अंदर है, कि कंपनी कैसे बनी, क्या नाम है, क्या मुद्रा है, कितनी पूंजी है, कितने अंश वगैरह शेयर्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति विवरण पत्रिका में को देखता है और अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई कपट दिखता है तो उसका सारी लायबिलिटी प्रवर्तक की होगी। संविदाओं के पूरा होने तक दायित्व, और अगर किसी तरह कंपनी के थ्रू, कंपनी ने प्रमोटर के थ्रू या कंपनी ने किसी तरह की जो संविदा की है और अंतिम नियंत्रण उसी के हाथ में था और उसने संविदाओं को पूरा नहीं किया तो वो सारी लायबिलिटी प्रवर्तक की होगी। फिर वो कहता है विवरण पत्रिका की विधिक त्रुटियों के लिए दायित्व। अगर प्रॉस्पेक्टस बताया है और उसके अंदर किसी तरह लीगल अगर कोई प्रॉब्लम उसमें हो गई है तो उसकी लायबिलिटी भी प्रमोटर की होगी। कपट या कर्तव्य भंग के लिए भी दायित्व। अगर किसी तरह का फ्रॉड हो गया है या कोई लायबिलिटी जो उसने पूरी नहीं की है तो उसके लिए भी दायित्व प्रवर्तक की का ही होगा। प्रवर्तक इस हानि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। फिर इसके अंदर दंडिक उपबंध भी दे रखे हैं, पनिशमेंट भी दे रखी है, कि अगर उसने सेक्शन 34 के अनुसार विवरण पत्रिका में यानी कि प्रॉस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन किया है, कोई गलत बात लिखी है जो कि कंपनी नहीं करती, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर जो इस काम के लिए अधिकृत था कारावास जो कम से कम 6 महीने का होगा, लेकिन अधिकतम 10 वर्ष तक का, और अर्थदंड यानी कि जुर्माना जो इस राशि से कम नहीं होगा, जो कि कपट में सही निहित है, यानी कि जितना भी कपट किया उतने में, लेकिन अधिकतम उक्त राशि से 3 गुना तक हो सकेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, दंडित किया जाएगा। फिर ये कहता है परिसमापक की रिपोर्ट के कारण प्रवर्तक का दायित्व। परिसमापक की रिपोर्ट के कारण, परिसमापक कौन है, यहाँ पे लिक्विडेटर है। और लिक्विडेटर क्या है, कंपनी जब बंद हो रही है या कंपनी के बंद होने की स्थिति है तो लिक्विडेटर कंपनी का सारा लेखा जोखा देखता है, प्रवर्तक से सारी चीज़ें पूछता है, और प्रवर्तक जब उसको रिपोर्ट्स वगैरह देता है और किसी तरह की अगर कोई भी लायबिलिटी बनती है कंपनी के समापन को लेकर, उनकी रिपोर्ट्स को लेकर, तो समस्त दायित्व प्रमोटर का होगा, प्रवर्तक का होगा। कंपनी की परिसमापन की दशा में प्रवर्तक का दायित्व, और अगर परिसमापन की दशा में भी पहले तो रिपोर्ट के कारण कि रिपोर्ट्स किस तरीके से दिए तो भी प्रमोटर का दायित्व, और परिसमापन की दशा में तो कंपनी की परिसमापन से हो रहा है तो इससे प्रकट होता है कि कंपनी के प्रवर्तक ने कंपनी की किसी भी राशि या संपत्ति का दुरुपयोग किया है, तो सरकारी समापक, लेनदार या अंशदायी कंट्रीब्यूटरी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय भी ये आदेश दे सकता है कि प्रवर्तक की सभी राशियां या संपत्तियां कंपनी को लौटा दें। तो जब भी कोई कंपनी परिसमापक के द्वारा बंद की जाएगी, जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो प्रमोटर की लायबिलिटी बनती है कि वो अगर किसी भी तरह की कोई राशि या पूंजी जो कंपनी की उसके पास है वो उनको वापस लौटा दे। तो प्रवर्तक के अपने इन दायित्वों को पूरा करके और अपने कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
प्रमोशन ऑफ कंपनी में प्रवर्तक का महत्वपूर्ण कार्य है। बिना प्रवर्तक के प्रमोशन करवाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो प्रवर्तक है, ये कंपनी का जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर ही वो काम करेगा जो कंपनी के कार्य से लेकर, नियंत्रण से लेकर, उसके आगे वृद्धि जो वो कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा विकास कर रही है, बहुत बढ़िया टर्नओवर हो रहा है, तो ये सारे कार्य प्रवर्तक के हाथों के द्वारा ही होंगे, क्योंकि वो उसी जो प्रवर्तक व्यक्ति है उसी के ही द्वारा नियम वगैरह बन रहे हैं, जो कि वो कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग बना रहा है, विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है। तो जितना अच्छा प्रमोटर अपना काम करेगा, कंपनी उत्तरोत्तर उतना ही विकास करेगी। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी के प्रवर्तन में प्रमोटर का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे की हम बात करें निगमन या रजिस्ट्रेशन, तो हम कल की नेक्स्ट क्लास में हम इसके इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का निगमन या रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। थैंक यू।